तो देखो, हमने लास्ट लेक्चर तक चैप्टर नंबर 4 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऑलमोस्ट सारे स्ट्रैटेजीज जो इस टॉपिक में दिए गए हैं उसे कवर किया है। आज और कुछ बचे, एक है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी और डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, ये बचे हैं, और बीसीजी मैट्रिक्स वगैरह 3 से 4 पॉइंट्स सिर्फ बचे हैं। उन पॉइंट्स को लेने से पहले मैं आपको मॉड्यूल पर ले चलती हूँ, आईसीआई के स्टडी मटेरियल पर ले चलती हूँ। देखो हमने क्या क्या देखा था। हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज देखे थे। टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज में हमने स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजीज देखा था, देन ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज देखा था। ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज के अंदर हमने टाइप्स देखे थे उसके, फिर इंटरनल थे और एक्सटर्नल थे। इंटरनल के अंदर हमने इंटेंसिफिकेशन देखा, डाइवर्सिफिकेशन देखा, देन उसके बाद हमने कॉन्सेंट्रिक या इंटरनल वाले में देखा। उसके बाद हमने जो देखा था वो था डाइवर्सिफिकेशंस के टाइप्स। डाइवर्सिफिकेशंस के बाद में हमने एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज देखे। एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के अंदर हमने मर्जर देखा, एक्विजिशन देखा, उन दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखा, और स्ट्रैटेजिक अलायंस देखा। अब ये जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है ये हम मॉड्यूल से देखेंगे कि मॉड्यूल में क्या बताया गया है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 4। अब देखो हमारा क्या था टॉपिक, स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। अब स्ट्रैटेजिक चॉइसेस के अंदर हमने क्या क्या देखा वो वन बाय वन देखेंगे। स्ट्रैटेजिक चॉइसेस, देखो यहाँ पर स्ट्रैटेजीज के नाम कवर है चैप्टर ओवरव्यू में। देन इंट्रोडक्शन में बताया क्या गया है। स्ट्रैटेजीज से क्या था, स्ट्रैटेजीज ये फॉर्मुलेट की जाती है डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशंस में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होता है जो एक्शंस को कवर करता है विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। जो फर्म के ऑब्जेक्टिव्स है, शेयर होल्डर्स के हैं, ओके, इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है वो है। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस आता है। देन मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है, टॉप मैनेजमेंट जो होती है ऑर्गेनाइजेशंस की, वो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को लेती है। देन डेलीगेशन ऑफ मिडल मैनेजमेंट होता है एंड फंक्शनल लेवल मैनेजर्स होता है जो सेम करते हैं उनके। अब देखो ये यहाँ पर जो फंक्शनल लेवल मैनेजर्स है, मिडल मैनेजमेंट है, ये सारे लेवल्स हमने टॉपिक नंबर 1 में कवर किए हुए थे जो लास्ट पोर्शन था। देन स्ट्रैटेजिक चॉइसेस के अंदर फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो यहाँ पर फिर से नाम दिए गए हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में कौन कौन से लेवल होते हैं, तो कॉर्पोरेट लेवल आता है, देन बिजनेस लेवल, देन फंक्शनल लेवल। देन बिजनेस लाइफ साइकिल के स्टेजेस कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट बिजनेस क्या करती है, बिजनेस की एंट्री होती है मार्केट में जब वो एज ए इनिशियल स्टेज आती है, फिर उसकी मैच्योरिटी स्टेज आती है और देन डिक्लाइन स्टेज आती है। हमने देखा था मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में हमने देखा था, अमूल का एग्जाम्पल देखा था। यहाँ पर हमने कौन सा एग्जाम्पल देखा था, अमूल वाला एग्जाम्पल देखा था। अमूल के जो कुछ भी, अमूल का जो फोकस है अब वो सिर्फ और सिर्फ उसके मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर है। वो आगे एक्सपांड दूसरे बिजनेस में इसलिए डाइवर्सिफाई नहीं किया बिकॉज अब वो सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करना चाहता है, उसके रिसोर्सेज को उसी के ऊपर वो डायरेक्ट करना चाहता है। देन कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड, अब वहाँ पर क्या था, जो कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज है वो कॉस्ट लीडरशिप है, डिफ्रेंसिएशन है एंड फोकस है। इसे चैप्टर नंबर 3 में आपको पढ़ाऊंगी। देखो ये कॉस्ट लीडरशिप क्या है, डिफ्रेंसिएशन, फोकस, चैप्टर नंबर 3 इसे कवर करता है। देन कोलैबोरेशन स्ट्रैटेजीज, फिर जॉइंट वेंचर, मर्जर एंड एक्विजिशन, स्ट्रैटेजिक अलायंस, हमने ये देखा मर्जर एंड एक्विजिशन, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस, इसी टॉपिक में हमें देखा। अब देखो सिर्फ ओवरव्यू करेंगे कि मॉड्यूल में मैंने आपको जो पढ़ाया है और मॉड्यूल से इसे देखेंगे। देखो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, द फर्म स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है, फर्म स्टेज विद इट्स बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट्स, क्या है, फर्म स्टेज विद
करंट बिजनेस के साथ में रहती है, प्रोडक्ट मार्केट्स के साथ में रहती है और एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट्स को मेंटेन करती है। एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज के अंदर क्या देखा था, फर्म क्या करती है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ ओरिएंटेड बनती है। यानी हमने एग्जांपल में देखा था क्या हुआ था कि जो कंपनी है वो फर्स्ट उसका जो था हम कोई भी ले, हमें अगर आईटीसी पर लिया तो उसने उसका ग्रोथ करने के लिए क्या किया, उसने अलग अलग कंपनीज के अंदर वो इन्वॉल्व हुए थे। देखो रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट ड्रॉप्स द बिजनेस, ये देखना है हमें, ये स्ट्रैटेजी बची है अभी तक। कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजीज में हर एक स्ट्रैटेजीज को कंबाइन क्या करती है, स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव्स को कंबाइन करती है। ओके, नाउ वन बाय वन देखो। फर्स्ट स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजीज के अंदर क्या देखा था, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजीज, स्टेबल होना है। ये क्या होता है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है टू स्टेबिलाइज। इट मे बी ऑप्टेड टू सेफगार्ड इट्स एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ। वो किस लिए ऑप्ट करती है, जो फर्म स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजीज को चूज करती है वो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड जो स्ट्रेंथ है उसे सेफगार्ड करती है। अब वो मैच्योरिटी पे आ चुकी है लेकिन उसे डिक्लाइन होने से बचना है, इसलिए वो अपने जो कुछ भी पोजीशन है उसे मेंटेन करने की, सेफगार्ड करने की कोशिश करती है। नाउ टू मेंटेन ऑपरेशनल इफिशिएंसी ऑन अ सस्टेन बेसिस, उसकी जो कुछ भी ऑपरेशनल इफिशिएंसी है वो अभी उसे क्या करनी है, सस्टेन करनी है, सर्वाइव करना है उसे, इसलिए वो क्या करती है, उसकी इफ़िशियंसी को क्या करती है, मेंटेन करती है। अगर उसके एफर्ट्स कम पड़ने लगे, अगर उसका वर्कफोर्स कम होने लगा तो उसकी जो कुछ भी अब स्टेज आ चुकी है स्टेबल की, वो क्या हो जाएंगी, पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाएंगी। डिक्लाइन होने से बचने के लिए उसके ऑपरेशनल इफ़िशियंसी को एफर्ट्स लगा के क्या करती है, मेंटेन करती है। एंड जो कुछ भी उसकी कमांडिंग पोजीशंस, जो कुछ भी ऑलरेडी उसकी पोजीशन रीच हो चुकी है, जो कुछ भी उसकी पोजीशन है वो अब मैच्योरिटी पर आ चुका है, वहाँ पर उसकी पोजीशन ऑलरेडी सेट हो चुकी है, तो उसे क्या करना है, सेट करना है, कंसोलिडेट करना है, जैसे कि वैसे रखना है। एंड ऑप्टिमाइज रिटर्न्स ऑन द रिसोर्सेज कमिटेड इन द बिजनेस, और जो कुछ भी रिटर्न्स है उसके, उसे क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है, बढ़ाना है। जो कुछ भी रिसोर्सेज ऑलरेडी उसने बिजनेस में कमिट किए हैं उसे क्या करना है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, उसके ऑप्टिमम हम रिटर्न्स भी उसे क्या करने, जितना हो सके ज़्यादा उसका रिटर्न्स उसी से कमाने पड़ते हैं। नाउ देखो कौन कौन सी कंपनी इसे परस्यू करती है, तो वो कंपनी इसे परस्यू करती है जो कंटिन्यू करना चाहती है सेम और सिमिलर मार्केट्स में, और जो सेम और सिमिलर प्रोडक्ट्स के अंदर सर्विसेज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के अंदर काम करना चाहती है। हमारा जो एग्जांपल था अमूल का, अमूल कंटिन्यू करना चाहता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर, वो उसने डाइवर्सिफाई किया क्या, नहीं किया। सो दिस स्ट्रैटेजीज टिपिकल फॉर दोज फर्म्स, उन फर्म्स के लिए हुज प्रोडक्ट्स हैव रीच्ड द मैच्योरिटी से, जिसका प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पर पहुंच चुका है, उनके लिए क्या होती है, ये है टिपिकल होती है, मीन्स उन कंपनीज के लिए स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी होती है। दे हैव टू रिमेन अपडेटेड एंड हैव टू पेस, उन्हें अपडेट रहना पड़ता है, एंड हैव टू पेस विद द डायनामिक एंड वोलाटाइल बिजनेस वर्ल्ड, जो कुछ भी डायनामिक वर्साटाइल है, जो कुछ भी डायनामिक है एंड वोलाटाइल बिजनेस है, टू प्रिजर्व देयर मार्केट शेयर, उन्हें अपडेट रहना होगा। ऑलरेडी मैच्योरिटी स्टेज आ चुकी है, वो स्टेबल है, उन्हें हाई रिटर्न्स, उनकी प्राइस भी उस मैच्योरिटी तक पहुंच चुके हैं प्रोडक्ट सर्विसेज की, तो उन्हें अपडेट रहना होगा कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या करते हैं, इसका इम्पैक्ट अब क्या होगा, हमें अब आगे क्या करना होगा, और किस तरह से हमारे शेयर जो कमांडिंग पोजीशंस आ चुके हैं उसे किस तरह से मेंटेन करना होगा। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद डू नथिंग स्ट्रैटेजी। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी वो बिजनेस डाइवर्सिफाई नहीं करता, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बिजनेस कुछ नहीं करता। शेयर मेंटेन करने के लिए भी उन्हें उसका रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, या तो फिर उस कस्टमर को अपने तक रखना होगा, उस कस्टमर किसी और कॉम्पिटिटर के पास न जाए, इसलिए एफर्ट्स लेना पड़ता है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो
ऑल्सो फॉलो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी टू कंसोलिडेट देयर मार्केट पोजीशन। अगेन वही बताया, उनके मार्केट पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए, स्टेबल रखने के लिए, शेयर को मेंटेन करने के लिए स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती, फॉलो करती है। नाउ एंड प्रिपेयर फॉर द लॉन्च ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजी। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगी, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को फॉलो भी करेंगी और देन ग्रोथ स्ट्रैटेजीज को भी लॉन्च करेंगी इन सम पीरियड ऑफ टाइम फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग। ओके, अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे। फर्म्स ऑप्टिंग फॉर स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी स्टेज विद द, देखो जो ऑप्ट करता है वो सेम बिजनेस में रहता है, सेम प्रोडक्ट मार्केट में होता है, पोस्चर एंड फंक्शंस में रहता है, मेंटेनिंग सेम लेवल ऑफ एफर्ट, जैसे एफर्ट्स पहले से उसी एफर्ट्स के ऊपर वो काम करता है। द एंडेवर इज टू एनहांस द फंक्शनल इफिशिएंसी। इनका एंडेवर, एंडेवर्स मीन्स क्या, एफर्ट्स, इनके एफर्ट्स किसके ऊपर होते हैं, फंक्शनल इफिशिएंसी, इनकी जो कुछ भी इफिशिएंसी है काम करने की उसे क्या करना, बढ़ाना, इन एन इंक्रीमेंटल वे, अच्छी तरह से और इफिशिएंसी बनाना, अच्छी तरह से काम करना, थ्रू बेटर डिप्लॉयमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, किस तरह से जो कुछ भी रिसोर्सेज है उसको अच्छे तरह से डिप्लॉय करना, कहाँ पर अलोकेट करना है वो देखना, उसका स्पेसिफिक सेपरेशन करना, अलोकेशन करना और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छे तरह से करना। The assessment of the firm is that desired income and profits would be forthcoming through such incremental improvement in functional efficiency। देखो जो कुछ भी डिजायर्ड इनकम है एंड प्रॉफिट से would be forthcoming through such incremental improvements and functional efficiencies। अब जो कुछ भी उनका डिजायर्ड इनकम होता है एंड प्रॉफिट्स होता है वो किस तरह से आएगा, इफिशिएंसी बढ़ाकर। इफिशिएंसी बढ़ाना, जो कुछ भी रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना, देखो मीन्स अगर अगर एक कंपनी अच्छे स्टेज पर है, सपोज करते हैं कि कंपनी ए है, अब इस कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ तक है, स्मॉल अमाउंट है, 1500 करोड़ है। ओके, अब इसे स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी फॉलो करती है, इसका शेयर्स भी एक अच्छे कमांडिंग पोजीशन अचीव की गई है, लेकिन ये जो टर्नओवर है ये जैसा के वैसा रहे या तो फिर बढ़े, इसके लिए भी एफर्ट्स डालने होंगे। अगर वो एफर्ट्स ही नहीं डालेगा तो उस केस के अंदर इसका 1500 करोड़ का टर्नओवर गिर भी सकता है। ओके, गिर सकता है ना, तो इसके लिए उसे एफर्ट्स डालने होंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रॉपर वे में करना होगा। जितना एडवर्टाइजमेंट यहाँ किया था फिर से अगर वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है तो उसका जो कुछ भी विदाउट एडवर्टाइजमेंट में शायद कस्टमर तक ना पहुँचे, न्यू कस्टमर्स तक ना पहुँचे, और क्या हो सकता है कि सेल कम हो सकता है, टर्नओवर कम हो सकता है। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी डजंट इन्वॉल्व रिडेफिनेशन ऑफ द बिजनेस। इसके अंदर रिडेफिनेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन नहीं होता, सिर्फ स्ट्रैटेजी होती है, बिकॉज कोई चेंज ही नहीं है, न्यू फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं है, चेंजेस नहीं है, रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, डजंट वॉर मच ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं होता, रिस्क इन्वॉल्व इन द स्ट्रैटेजी इज लेस। रिस्क कैसी होती है, लेस होती है। While opting for this strategy, the organization can concentrate on its resources and existing business or products and markets। ये स्ट्रैटेजीज को ऑप्ट करते वक्त ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, उसके रिसोर्सेज है वो एग्जिस्टिंग बिजनेस के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर एंड मार्केट्स के ऊपर फोकस करती है, कॉन्सेंट्रेट करती है, उसे जिस तरह से जितनी अच्छी तरह से यूज़ करना आ सकता है उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। द फर्म्स विथ मॉडेस्ट ग्रोथ ऑब्जेक्टिव चूज द स्ट्रैटेजी। फर्म जिसका मॉडेस्ट एक नॉमिनल सा ग्रोथ ऑब्जेक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्सपांड करने की कोई कंपनी सोच नहीं रही है, जो है वहाँ पर जो है उसी को अच्छे तरह से मेंटेन करना है, तो वो क्या है, मॉडेस्ट ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स है वो करती है। अब रीज़न क्या है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी की, अगेन वही है कि मैच्योरिटी स्टेज आ चुकी है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, स्टाफ कंफर्टेबल फील करता है, एनवायरनमेंट जिसमें वो काम करती है वो रिलेटिवली स्टेबल है और एडवाइजेबल नहीं है एक्सपांड करना, बिकॉज अगर एक्सपांड किया जाता है वो क्या है, थ्रेटनिंग है, रिस्क है, डेंजरस है उस कंपनी के लिए। आफ्टर रैपिड एक्सपांशन के बाद में फर्म अब स्टेबलाइज करना चाहती है टू कंसोलिडेट इटसेल्फ, मीन्स उसे स्टेबल पोजिशन पे रखने के लिए वो क्या कर सकती है, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को चूज कर सकती है। देखो अब व्हाई डोंट स्टार्टअप एम्स फॉर स्टेबिलिटी, जो स्टार्टअप्स होते हैं वो स्टेबिलिटी को क्यों नहीं ये करते, तो देखो जहाँ पर स्टार्टअप्स होते हैं ना, इस स्टार्टअप्स के केस में देखो वो पहले ही
अर्ली स्टेज में होती है उसके डेवलपमेंट की। उसकी डेवलपमेंट तो अभी तक हुई भी नहीं है। अब डेवलपमेंट नहीं हुई तो डेवलप करना है तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी फॉलो करके करेंगे क्या? क्या उसका शेयर मेंटेन हुआ है? अभी अभी स्टार्ट हुई है, मार्केट में शेयर है क्या? ज़्यादा नहीं। इंडस्ट्री में अच्छी पोजीशन है क्या उसकी? नहीं। सो फॉर इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर स्पीड एंड एजिलिटी। इसके लिए स्पीड और एजिलिटी होना, एक ऑनेस्टी होना, एक अच्छी तरह से एक्सपांड करने की कैपेबिलिटी ये इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज ऑफ इट बीइंग इन अ नेसेंट स्टेज, मीन्स वो इनिशियल, नेसेंट मीन्स क्या? इनिशियल स्टेज में होती है और उसके ऑपरेशंस के मीन अभी अभी उसका बर्थ हुआ है, एकदम फाउंडेशन ही है उसका। स्टेबिलिटी ऑन द अदर हैंड इज मोर मीनिंगफुल स्ट्रैटेजी में साइज ऑफ ऑपरेशन इज एक्सपांड। जब साइज एक्सपांड हो जाता है किसी भी फर्म्स का, उसके ऑपरेशंस का, तब स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी मोर मीनिंगफुल होती है क्योंकि उसका फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो चुका है और अब बिजनेस कहाँ पर है? मैच्योर स्टेज के ऊपर है। देयर बाय वी रेयरली सी स्टार्टअप सेमिंग फॉर स्टेबिलिटी। सो स्टार्टअप इसलिए क्या होता है, रेयरली होता है कि वो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजीज में जाएंगे बिकॉज उसके अभी तक प्रॉफिट अर्न नहीं है उतना, उसके रिसोर्सेस अभी तक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं है, प्रॉपरली अलोकेट नहीं हुए है, तो वो क्यों करेगी ना? तो देखो सेकेंड है ग्रोथ और एक्सपांशन स्ट्रैटेजी। अब ग्रोथ और एक्सपांशन स्ट्रैटेजीज कहाँ कहाँ पर? ग्रोथ और एक्सपांशन स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेड बाय रीडिफाइनिंग द बिजनेस करेक्टरिस्टिक्स में भी अगेन वही है, यहाँ पर जो है ना वो वही सेम बहुत सारे सेंटेंसेस रिपीट दिए गए हैं। आपको सिर्फ नोट्स बना के उससे क्या करना है, रखना है और सिर्फ उतना ही पढ़ना है। एक्सपांशन स्ट्रैटेजीज में रिडेफिनेशन ऑफ बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेशन होता है। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का अपोजिट होती है। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजीज में रिवॉर्ड्स ये लिमिटेड होते हैं, एक्सपांशन स्ट्रैटेजीज में हाई होते हैं। मैटर्स यहाँ पर ज़्यादा होती है, वहाँ पर कम होती है। सो ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। एक्सपांशन स्ट्रैटेजीज में बिजनेस ग्रोथ होता है। हमने देखा था ना कि एक फर्म से वो क्या करती है, अगर वो पहले किस में थी, अगर टेक्सटाइल में थी तो टेक्सटाइल से उसने टेक्सटाइल में थी तो उसके बाद में वो पेट्रोकेमिकल्स में गई, फिर उसके बाद में वो ऑटोमोबाइल्स में गई, उसके बाद में फिर वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में एंटर हुआ, फिर टेलीकॉम में गई। तो फिर ऐसा अगर हुआ तो वो क्या होती है? एक्सपांड होती है। इसकी वजह से उसके रिटर्न्स भी बढ़ते हैं और बिजनेस ग्रोथ भी होती है। फर्म जिसका मैमथ ग्रोथ एम्बिशन है, उसको बहुत बड़ा ग्रोथ का एम्बिशन है, वो एक्सपांशन स्ट्रैटेजीज को यूज़ कर सकती है। द प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल ऑफ द फर्म थ्रू फ्रेश इन्वेस्टमेंट, जो कुछ भी फर्म्स का रिन्यूअल है ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट से होगा, फ्रेश इन्वेस्टमेंट से। एंड न्यू बिजनेसेस और प्रोडक्ट्स मार्केट फास्टली ओनली बाय एक्सपांशन स्ट्रैटेजी। न्यू बिजनेसेस हुए, प्रोडक्ट्स हुए, मार्केट्स हुए, इसका जो कुछ भी मीन्स फर्म्स का अगर रिन्यूअल करना है ना तो प्रोडक्ट्स बिजनेस मार्केट्स के थ्रू करना होगा। एक्सपांशन स्ट्रैटेजी इज हाईली वर्साटाइल स्ट्रैटेजी। एक्सपांशन स्ट्रैटेजी क्या है? हाईली वर्साटाइल है, मीन्स इसके अंदर बहुत सारे चॉइसेस है, अल्टरनेटिव्स है, स्ट्रैटेजीज है, कॉम्बिनेशन है, बिकॉज ये सेवरल परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस फॉर ग्रोथ। आपने परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का टॉपिक देखा होगा मैथ्स के अंदर, वहाँ पर था। डिफ़िकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस वाला टॉपिक, लेकिन वही है यहाँ पर भी। स्ट्रैटेजीज जो है ना एक्सपांशन, वो बहुत सारे ऑप्शंस देती है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देती है और उसकी वजह से क्या है? हाईली वर्साटाइल है। फर्म ऑप्टिंग फॉर एक्सपांशन स्ट्रैटेजी कैन क्रिएट जनरेट, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को वो जनरेट करती है बाय अल्टरिंग इट्स प्रपोजिशंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स, मार्केट्स, फंक्शंस। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स जनरेट होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, मार्केट्स एंड फंक्शंस, और वो ही चूज करती है जो उसके लिए बेस्ट होता है। देन देखो एक्सपांशन स्ट्रैटेजी। सो एक्सपांशन स्ट्रैटेजीज के अंदर देखो, एक्सपांशन स्ट्रैटेजी होल्ड्स विद इन इट्स टू मेजर स्ट्रैटेजीज। अब इसके अंदर मेजर स्ट्रैटेजी रूट्स होते हैं, कौन कौन से? डाइवर्सिफिकेशन होता है, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन हमने देखा, इंटेंसिफिकेशंस। अब इसके बाद में मेजर रीजंस, इसके रीजंस क्या? एक्सपांशन स्ट्रैटेजीज के। तो एक्सपांशन स्ट्रैटेजीज है कि जब एनवायरनमेंट इंक्रीज इन पेस ऑफ एक्टिविटी, मैंने आप सभी को यही पढ़ाया है कि पेस ऑफ एक्टिविटीज, पेस मीन्स क्या? तो स्पीड ऑफ द एक्टिविटीज, उसकी जो कुछ भी एक्टिविटी कर रही है उसका स्पीड को बढ़ाना। ओके,
सब स्ट्रैटेजिस्ट क्या करते हैं, सेटिस्फाइड फील करते हैं जब उनकी ग्रोथ होती है एक्सपांशन से। जब उनका स्ट्रैटेजीज जो है, अगर स्ट्रैटेजी की वजह से उनकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी की वजह से उनकी ग्रोथ होती है, तो वो सेटिस्फाइड फील करते कि अब हमारी फर्म्स का क्या हुआ है, इनकम बढ़ा है, टर्नओवर बढ़ रहा है, प्रॉफिट ओरिएंटेड जा रही है, ऑर्गेनाइजेशंस का शेयर बढ़ रहा है इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन से। सो और चीफ एग्जीक्यूटिव्स में टेक प्राइड इन प्रिसाइडिंग ओवर ऑर्गेनाइजेशंस पॉजिटिव टू बी ग्रोथ ओरिएंटेड। सो ऑर्गेनाइजेशंस भी ग्रोथ ओरिएंटेड बन रही है, इसकी वजह से क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव्स को भी अच्छा लगता है। देखो ना, अगर हमारे भी अच्छे अच्छे मार्क्स है एग्जाम में तो हमें अच्छा लगता है, उसी तरह से इनका क्या है, अगर ग्रोथ हो रहा है तो उन्हें भी लगेगा कि यार कितनी कंपनी हमारी अच्छे से ग्रोथ कर रही है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, हमारे पर्सनल भी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। एक्सपांशन में लीड टू ग्रेटर कंट्रोल। अब एक्सपांशन की वजह से क्या होगा, कॉम्पिटिटर्स और मार्केट्स में फुल कंट्रोल आ जाएगा, कॉम्पिटिटर्स के ऊपर भी कंट्रोल आ जाएगा और मार्केट्स के ऊपर भी। सो एडवांटेजेस एक्सपीरियंस का, ये टॉपिक नंबर 2 या 3 के अंदर है, मैं आपको बताऊंगी। एक्सपीरियंस कर्व एंड स्केल ऑफ ऑपरेशंस में करो, ये दोनों देखने में क्या वहाँ पर इन डिटेल है। एक्सपांशन ऑल्सो इंक्लूड इंटेंसिफाइंग, और एक्सपेंशन के अंदर इंटेंसिफिकेशन आता है, डाइवर्सिफिकेशन आता है, अक्वायरिंग है, मर्जिंग है। हमने ये सब कुछ स्ट्रैटेजीज कवर किए हैं पढ़ाते वक्त। देयरफॉर ग्रोथ स्ट्रैटेजीज कैन टेक द फॉलोइंग फॉर्म। अगेन अब वही है, इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज, एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज। इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के अंदर कौन कौन से आते हैं, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन के अंदर क्या था, इंटरनली ग्रोथ करती है, जैसे नाम में इंटेंसिफिकेशन मीन इंटरनली ग्रो, इंटरनली बाय इंटेंसिफाइंग इट्स ऑपरेशंस। ऑपरेशंस को क्या करती है, बढ़ाती है, अच्छे से ऑपरेशंस करती है, उसके थ्रू ग्रोथ होगी। इधर बाय मार्केट पेनिट्रेशन, अब इसके अंदर मार्केट पेनिट्रेशन होगा, मार्केट डेवलपमेंट होगा एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा। तो फिर हमने देखा था मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर क्या देखा था कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को वो एग्जिस्टिंग मार्केट्स के अंदर बेचती है, उसका टर्नओवर बढ़ाती है। अ कॉमन एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी इज मार्केट पेनिट्रेशन। ये क्या है, एक कॉमन एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज है जहाँ पर पेनिट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन होता है करंट बिजनेस के ऊपर। फर्म डायरेक्ट इट्स रिसोर्सेज टू प्रॉफिटेबल ग्रोथ ऑफ इट्स, किसके तरह, प्रॉफिटेबल ग्रोथ ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन इट्स एग्जिस्टिंग मार्केट। सो जिसकी ग्रोथ कहाँ पर करनी है, उसके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की ग्रोथ एग्जिस्टिंग मार्केट में हो, इसके लिए एफर्ट्स बढ़ाती है फर्म। मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट का डेवलपमेंट, मार्केट को डेवलप करना। मार्केटिंग करना है प्रेजेंट प्रोडक्ट के, प्रेजेंट प्रोडक्ट्स को जो ऑलरेडी है। मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया था कि अगर रूरल एरियाज है तो रिलेटेड मीन्स, अब रूरल में एक प्रोडक्ट बेच रहा है लेकिन वो अर्बन सिटी लेवल में नहीं था, तो उस केस के अंदर क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट के सोर्सेज बढ़ा के, एडवर्टाइजमेंट का कंटेंट चेंज करके, बाय चेंजिंग द कंटेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग, प्रमोशनल मीडिया का यूज़ करके क्या होगा, डिफरेंट चैनल्स को ऐड करके प्रेजेंट प्रोडक्ट को रिलेटेड मार्केट में बेचा जाएगा। नाउ प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स के अंदर क्या हुआ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के अंदर क्या करना है, मॉडिफिकेशन करना है, फिर उसका सपोज पैकेजिंग चेंज किया या तो फिर क्या किया, उसके अंदर थोड़ा सा कंटेंट अदर ऐड किया। और क्रिएशन ऑफ न्यू बट रिलेटेड आइटम, न्यू प्रोडक्ट को तैयार करना है लेकिन उससे रिलेटेड होना चाहिए। न्यू प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते, जनरेट कर सकते, उसे मॉडिफाई कर सकते, लेकिन वो क्या है, रिलेटेड आइटम होना चाहिए। दैट कैन बी मार्केटेड टू द करेंट कस्टमर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर थ्रू एस्टैब्लिश्ड चैनल, अब देखो मोबाइल जो है, अब मोबाइल के साथ में मोस्ट कभी कभी क्या होता है, हमें चार्जर भी दिया जाता है, तो उस केस के अंदर सिर्फ मोबाइल देते हैं। या तो फिर हम बोल सकते हैं एक एग्जांपल बहुत अच्छा, बिकॉज देखो आप लैपटॉप खरीदने जाओ ना कहीं करे, किसी किसी जगह पर जब खरीदने जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको सैक दी नहीं जाती और कहीं कहीं पर दी जाती है। वो क्या हुआ, सैक को रखने, सैक मीन्स लैपटॉप के लिए स्पेसिफिकली, मीन्स उस लैपटॉप को आप सेफली रखो, आप लेकर जाओ, इसलिए वो क्या करते हैं कि उसके साथ में वो सैग भी चिपका देते, कस्टमर को क्या कर सकते हैं, चिपका देते। या तो फिर मोबाइल का एग्जांपल, मोबाइल के साथ में आपको चार्जर भी
दिया, ये भी क्या हुआ, एक अलग सा प्रोडक्ट क्रिएट किया। तो दिस इज रिलेटेड आइटम्स को, जो न्यू है अलग है लेकिन क्या है रिलेटेड आइटम से वो, दैट कैन बी मार्केटेड टू करंट कस्टमर, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को मार्केट करने के लिए थ्रू इस्टेब्लिश्ड चैनल, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड चैनल उसके ज़रिए से। सो यही है, यहाँ पर शॉर्ट है एक्सपेंशन ग्रिड्स के अंदर देखो, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट शेयर्स बढ़ना, प्रोडक्ट यूसेज बढ़ना, फ्रीक्वेंसी यूज्ड, क्वांटिटी यूज्ड और न्यू एप्लीकेशन फॉर द करंट यूजर्स। दिस इज मार्केट पेनिट्रेशन, किस किस जरिए से हो सकता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स में क्या है, प्रोडक्ट के फीचर्स को बदलना, प्रोडक्ट में रिफाइनमेंट करना, न्यू जनरेशन प्रोडक्ट्स को करना, डेवलप न्यू प्रोडक्ट फॉर द सेम मार्केट। देखो क्या होता है पता है, ऐसे भी स्ट्रैटेजी कंपनीज यूज़ कर सकते हैं। अगर पहला वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छे से चलता है, हाँ, तो वो क्या करते हैं, उसकी कॉस्ट बढ़ाएंगे। पहले वाला प्रोडक्ट है वो चल रहा है, कस्टमर से खरीद रहा है, और उसी कंपनी का एक सेकेंड प्रोडक्ट है। अब जो सेकेंड प्रोडक्ट है ना, मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आपको। देखो एक कंपनी है, कंपनी के पास प्रोडक्ट है ए एंड प्रोडक्ट बी। ए वाला प्रोडक्ट का सेल्स अच्छे से हो रहा है, और सॉरी अच्छे से हो रहा है, और बी जो प्रोडक्ट है इसका सेल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो सेल हो रहा है ना, यहाँ पर वो कंपनी क्या करती है, इसके प्राइसेस बढ़ाती है, इसके प्राइस क्या करेंगी, बढ़ाएगी। अब क्या करे कस्टमर, क्या करेगा, इस प्रोडक्ट से इस प्रोडक्ट पर शिफ्ट होगा ना। अब कस्टमर क्या करेगा, इस प्रोडक्ट से इस प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि इसके प्राइसेस क्या है, बढ़ चुके हैं और इसके प्राइसेस कम। अब यहाँ पर उस कंपनी को क्या करना था, ये प्रोडक्ट बेचा नहीं जा रहा है, इसके बेचा नहीं जा रहा है, तो इसके प्राइसेस बढ़ा दी ताकि कस्टमर क्या करे, इसका अल्टरनेटिव्स को चूज़ करे और क्या करे, ये प्रोडक्ट को खरीदे। ऐसे भी स्ट्रैटेजीज कंपनीज यूज़ करती हैं। सो देन मार्केट डेवलपमेंट है, और न्यू प्रोडक्ट और मार्केट रिलेटेड और अनरिलेटेड, डाइवर्सिटी न्यू प्रोडक्ट्स इन न्यू मार्केट, एंड मार्केट को डेवलप करना मीन्स जियोग्राफिकल टारगेट न्यू सेगमेंट्स। यानी मैंने एक एग्जांपल दिया, रूरल टू उन्होंने अब किधर, फर्स्ट क्या था, रूरल था, देन उन्होंने शिफ्ट कहाँ किया, अर्बन सिटी लेवल्स में। सो दिस इज नाउ थ्रू डाइवर्सिफिकेशंस, एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशंस, डाइवर्सिफाई करना, ग्रो एंड एक्सपांड, firm tries to expand by diversifying into various products or fields, it's called growth by diversification. This is also internal growth strategies होती है, innovative and creative firms always look for opportunities and challenges to grow, to venture into new areas of activities. New areas of activities में जाते हैं, diversify करते हैं। Diversification is defined as entry into new product, entry का new product यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट लाइन से न्यू सर्विसेज ऑफर करेंगे और न्यू मार्केट्स में जाएंगे। सो डिफरेंट, जिसकी वजह से जिसके लिए डिफरेंट स्किल्स, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज की ज़रूरत होती है। अब जो इस्टेब्लिश्ड फर्म्स है, न्यू प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे लिटिल और नो एफिनिटी विद द प्रेजेंट प्रोडक्ट, जिसकी एफिनिटी मीन्स क्या, तो एक रिलेशनशिप नहीं होता, नो एफिनिटी विद इट्स अ प्रेजेंट प्रोडक्ट लाइन, एंड विच इज़ मीन फॉर न्यू क्लास ऑफ कस्टमर्स, जिसका प्रेजेंट प्रोडक्ट के साथ में किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं होता, नो एफिनिटी, और जो एक टोटली न्यू कस्टमर्स के लिए बनाए जाते हैं, डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्म्स एग्जिस्टिंग ग्रुप्स के लिए नहीं होते। फॉर एग्जांपल कंपनी पहले ऐसे प्रोडक्ट को बनाती थी जो किसके लिए सिर्फ सुटेबल है, चिल्ड्रंस के लिए है, लेकिन अब कंपनी क्या कर रही है कि चिल्ड्रंस का उनका जो फोकस था वो चिल्ड्रंस से हटाकर अब वो क्या करती है, डाइवर्सिफाई करती है कि वो यंग जो है, यंगस्टर जो है, उन्हें भी यूज़ किया जा सके। तो वहाँ पर क्या हुआ, अब वो न्यू क्लास ऑफ द कस्टमर्स है, पहले चिल्ड्रंस था, देन मिड एज आया, और उसके बाद में अगर वो जिनकी एज हो चुकी है उनके लिए भी अगर उनका फोकस शिफ्ट करती है तो वो क्या हुआ, न्यू
क्लास ऑफ कस्टमर्स से। बोथ टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्ट एंड मार्केट आर डिफरेंट फ्रॉम द फर्म्स प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस। तो टेक्नोलॉजी होगी जो प्रोडक्ट एंड मार्केट की, वो क्या हो सकती है, फर्म्स के प्रेजेंट एक्सपीरियंस से अलग हो सकती है। For some firm, diversification is means of utilizing its existing diversification। कुछ फर्म्स के अंदर क्या है, तो जो कुछ भी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ है, उसे मोर इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर में यूज़ करना मीन्स उनके लिए क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन। दे में हैव एक्सेस कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, उनके पास एक्सेस कैपेसिटी हो सकती है या कैपेबिलिटी होती है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में, इन्वेस्टेबल फंड्स हो सकते हैं एक्स्ट्रा वाले, मार्केटिंग चैनल्स हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव स्टैंडिंग हो सकती है, मार्केट प्रेस्टीज हो सकता है, मैनेजरियल एंड अदर मैन पावर उनके पास हो सकती है, इसलिए वो क्या कर सकते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट है, रॉ मटेरियल सोर्सेज से अगर हो सकता है तो वो क्या कर सकते हैं, इन सारे फैसिलिटीज़ को अगर वो एक्सेस अमाउंट में है तो दूसरी तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, अपने न्यू कस्टमर्स और मार्केट्स को क्रिएट करती है। दिस इज डाइवर्सिफिकेशन। अनदर रीजन फॉर डाइवर्सिफिकेशन लाइज इन सिनर्जिस्टिक एडवांटेज। डाइवर्सिफिकेशन करने की वजह से सिनर्जिस्टिक एक लिंकेजेस क्रिएट होते हैं, एक नेटवर्किंग क्रिएट होती है। इट मे बी पॉसिबल टू इम्प्रूव द सेल्स और लिंकेजेस और नेटवर्किंग होने की वजह से सेल्स एंड प्रॉफिट्स लेवल क्या होता है, बढ़ता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का, बाय एडिंग सुटेबली रिलेटेड और न्यू प्रोडक्ट्स। So because of linkages in technology and market, linkages टेक्नोलॉजी एंड मार्केट्स के अंदर linkages क्रिएट होने की वजह से existing प्रोडक्ट्स क्या कर सकते हैं, वो न्यू मार्केट में न्यू एडवर्टाइजिंग मीडिया के थ्रू, न्यू कंटेंट के थ्रू बेच सकते हैं, कस्टमर बेस उनका इंक्रीज होगा। देन बेस्ड ऑन द नेचर and extent of the relationships to existing business, diversification can be classified into broad categories। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस है उसके साथ में न्यू मार्केट का, न्यू कस्टमर्स का क्या रिलेशनशिप है, उसके ऊपर से क्या हुआ है कि डाइवर्सिफिकेशन के टाइप्स पड़े हैं। तो देखो उसमें कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन